तो कहानियाँ तो हम लोगों ने पढ़ी बहुत सी हैं, लेकिन इन्हीं कहानियों पर बन जाती है नाटक, फिल्में, सभी कुछ बन जाती है। तो आखिर इन कहानियों को नाटक में बदला कैसे जाता है? क्या क्या किया जाता है ताकि ये एक नाटक के रूप में तब्दील हो जाए? क्योंकि कहानियाँ तो कथ्यात्मक रूप में लिखी जाती हैं, यानी कि पैराग्राफ में हम सारी चीज़ों को लेते हैं, लेकिन नाटक का तो मंचन किया जाता है, यानी कि वो स्टेज पर प्ले किए जाते हैं, फिल्मों पे भी प्ले किए जाते हैं, चाहे धारावाहिक हो। तो इनको किस तरीके से बदला जाता है, आज हम यही सीखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 12th हिंदी कोड, यानी कि अभिव्यक्ति और माध्यम की जो हमारी बुक चल रही है, इसका अध्याय संख्या 11 है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे करेंगे कहानी का नाट्य रूपांतरण। कहानियाँ तो हमारे पास बहुत होती हैं, लेकिन इनको हम किस तरीके से बदलें, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं इस अध्याय में। ध्यान रखिएगा कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, ये क्लास 11th और 12th दोनों की है। तो आज जो हम चैप्टर करा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, ये है हमारी क्लास 12th का। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, और ये सिर्फ कोर के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कहानी का नाट्य रूपांतरण किस तरीके से होता है, कथानक का दृश्यों में विभाजन, कैसे हम एक कथानक को अलग अलग दृश्यों में विभाजित करते हैं, फिर नाटक के दृश्यों के संवादों तथा अभिनेताओं की महत्ता, यानी कि नाटक में जो संवाद होते हैं उनका क्या महत्व होता है और अभिनेताओं का क्या महत्व होता है। प्रसिद्ध नाट्य रूपांतरण, ये भी हम देखेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसी कथाएं हैं जिनको नाट्य रूपांतरण किया गया है, उन्हीं के नाम भी देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, कहानी का नाट्य रूपांतरण। किसी भी कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए हमें सबसे पहले कहानी और नाटक की विविधताओं और समानताओं को समझना होगा, यानी कि कहानी में क्या समानताएं होती हैं, क्या विभिन्नताएं होती हैं, पहले इनको समझना होगा, तभी हम इनका रूपांतरण कर पाएंगे। जहाँ कहानी का संबंध केवल लेखक और नाटक से होता है, वहीं नाटक के द्वारा लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक तथा श्रोता एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो अब आप यहाँ पर समझिए कहानी क्या होती है। जब कहानी लिखते हैं तो उसका संबंध या तो लेखक लिख रहा है या पाठक पढ़ रहा है, तो यहाँ नाटक नहीं होकर यहाँ पर क्या होगा, आपका पाठक होगा। ये गलत शब्द क्या है, ठीक है, पाठक। तो लेखक मतलब जो लिख रहा है, पाठक अर्थात जो पढ़ रहा है। बस कहानी इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती ने कहानी। हम लोग कहानी पढ़ते हैं या लिख लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं वही नाटक। नाटक क्या होता है, जब नाटक लिखा जाता है लेखक के द्वारा, फिर उसे निर्देशित किया जाता है निर्देशक के द्वारा, यानी कि वो पूरा डायरेक्शन देता है कैसे कैसे उसको प्ले करना है। फिर पात्र, यानी कि जो उसके अंदर अभिनेता और अभिनेत्रियां, सह अभिनेता सह अभिनेत्रियां बहुत सारी होती हैं। वो दर्शक जिसे हम देख रहे हैं, श्रोता यानी कि जो सुन रहा है। तो आपको पहला डिफरेंस समझ में आ गया कि कहानी सिर्फ दो लोगों के बीच सीमित होती है, लेकिन जो नाटक होता है वो कई लोगों के साथ संबंधित होता है। कहानी कभी भी किसी के द्वारा पढ़ी और कही जा सकती है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी कह सकता है ना। परंतु नाटक को मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वैसे तो कहानी में भी नाटक की तरह ही एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, परंतु नाटक को मंच पर संगीत, सज्जा, प्रकाश व्यवस्था के साथ अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो समझ में आया क्या कि कहानी को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, या कोई पढ़ रहा है तो हम सुन सकते हैं, इतना हो सकता है। लेकिन नाटक क्या होता है, नाटक को हम देख भी सकते हैं। जैसे कहानी में एक कहानी होती है, उसमें भी सब कुछ होता है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, सब कुछ होता है, उसी तरह नाटक में भी होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक नाटक में, हम इसे पढ़ या सुन सकते हैं, लेकिन नाटक में ये सारी चीज़ें हम मंच पर अभिनीत होते हुए देखते हैं, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, जहाँ पर हम सारी चीज़ें, कहानी जब हम सुनते हैं तो क्या करते हैं, हम उसे इमेजिन करते हैं, वो हमारी कल्पना में चलता है। लेकिन नाटक में क्या है, वो पूरा सजीव हमारे सामने घट रहा होता है। तो ये होता है सबसे पहले आपको डिफरेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं कथानक का दृश्यों में विभाजन। अब इस कहानी को हम दृश्यों में किस तरीके से विभाजित करते हैं।
कहानी को नाटक में रूपांतरित करने से पहले कहानी के कथानक यानी कथा वस्तु को समय तथा स्थान के आधार पर विभाजित करते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई भी कहानी ले लें, कहानी में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कोई कहानी पढ़ी, मान लीजिए नमक का दरोगा, हमारी एक कहानी है क्लास 11th की, हमने वो पढ़ी। अब उस कहानी में क्या था, कथानक था कि जो वंशीधर जी थे वो बहुत ईमानदार हैं, वो नौकरी के लिए निकलते हैं, पुल पे उनकी नौकरी दरोगा नमक के विभाग में लग जाती है, वहाँ पर फिर उसके बाद अदालत में केस चलता है, फिर उनके घर पे आ जाते हैं, उनकी नौकरी छूट जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग कथानक, अलग अलग दृश्य लगे ना। सेम इसी तरीके से हमें कहानी को अलग अलग, क्योंकि कहानी में हमने देखा अलग अलग दृश्य लगे, तो कथानक भी अलग अलग दृश्यों के हिसाब से विभाजित होती है। तो पहला दृश्य कहाँ लगेगा, वो लगेगा बंसीधर जी के घर पे, जहाँ वो नौकरी के लिए निकल रहे हैं और उनके पिताजी समझा रहे हैं कि नौकरी में सैलरी और ऊपरी कमाई का क्या अलग अलग महत्व होता है। फिर दूसरा दृश्य कहाँ लगेगा कि उन्हें नमक के दरोगा की नौकरी मिल गई और वो कहाँ है, पीपे वाले पुल पर जो है नौकरी कर रहे हैं नमक की रखवाली के लिए, जहाँ पे आलोपी दिन पकड़े जाते हैं। दूसरा दृश्य वहाँ लगा। फिर उसके बाद तीसरा दृश्य, आलोपी दिन गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा दृश्य वो कहाँ लगेगा, कचहरी में, यानी कि अदालत में, जहाँ पे आलोपी दिन की पेशी होती है और मुकदमा चलता है, जहाँ पे आलोपी दिन छूट जाते हैं और वंशीधर को वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है कि अगली बार इतने सम्माननीय व्यक्तियों को पकड़ते समय थोड़ी सावधानी रखें, हो जाता है। उसके बाद चौथा दृश्य कहाँ लगता है, उनके घर का लगता है, जहां पर आलोपी दिन उन्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी का मैनेजर बनाने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से एक कहानी में ये अलग अलग, तो कथानक को क्या किया गया, अलग अलग दृश्यों में विभाजित किया गया। अब ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई मंच पे क्या होता है, जैसे स्टेज है, अब स्टेज पे सबसे पहला दृश्य कहाँ लगा, वंशीधर जी के घर का, तो उसकी पूरी साज सज्जा कैसी होगी, वंशीधर जी के घर की तरह होगी, ठीक है। फिर दूसरे दिन, अब उसी समय तो दृश्य बदल नहीं सकता, एक दिन में एक दृश्य लगा है और उस दृश्य का पूरा फिल्मांकन हो गया। दूसरे दिन फिर नाटक का दूसरा एपिसोड जब प्रसारित किया जाएगा तो उस दिन स्टेज पे दूसरा दृश्य लगेगा जो नदी के पुल पे होगा, जहां आलोपी दिन गिरफ्तार होगी। फिर तीसरे दिन जो है वो स्टेज की सज्जा बदल जाएगी और वो कहाँ हो जाएगी, अदालत की हो जाएगी। चौथे दिन फिर से दृश्य बदलेगा और फिर से वो आलोपी दिन के घर का हो जाएगा। तो इस तरीके से कथानक को हमने 4 भागों में बांटा और ये 4 अलग अलग घटना स्थल थे। कथानक से चुनकर निकाली गई घटनाओं के आधार पर दृश्य बनाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक ही समय स्थान पर घटी घटनाओं का एक दृश्य माना जाता है। एक समय में, जैसे आलोपी दिन जी के घर का, वंशीधर के घर का था, जहां पर उनके पिताजी उनको सारी चीजें समझा रहे थे, वो एक घटना स्थल और एक दृश्य, ठीक है। अतः कथानक को समय तथा स्थान के आधार पर विभाजन करके दृश्यों को लिखा जाता है और दृश्य लिखते समय कथानक के अनावश्यक हिस्सों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि इससे नाटक की गति बाधित होती है। अब कभी कभी कहानी लिखते समय बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी जाती, क्योंकि उसमें तो भाई हमें कोई इतना ज़्यादा ना टाइम का बाउंडेशन है, ना हमें मंच सज्जा करनी है, ना कुछ करना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा जोड़ दी जाती हैं। लेकिन जब हम कहानी का नाट्य रूपांतर करते हैं तो कहानी से बहुत सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, क्योंकि वो नाटक बहुत स्लो हो जाएगा, अगर हम हर एक चीज़ को प्रदर्शित करने लगेंगे तो नाटक स्लो पड़ जाएगा और दर्शक बोर होने लगेंगे। अतः प्रत्येक दर्शक का कथा के अनुसार तार्किक विकास किया जाता है, जितना जरूरी है उतना। इसकी सुनिश्चितता के लिए दर्शक विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना पर विचार किया जाता है। मतलब दर्शक कितना और क्या देखना चाहते हैं ये हमें समझना होगा और उसी के हिसाब से हम दृश्यों में जो है वो फेरबदल करते हैं। जो चीज़ें ज़रूरी हैं उतनी दिखाएंगे, जो ज़रूरी नहीं है उन्हें कट कर दिया जाता है। प्रत्येक दृश्य का अंत ऐसा होना चाहिए जो अगले दृश्य से संबंधित हो। अतः दृश्य का पूर्ण विवरण तैयार करना चाहिए, जिससे कोई अनावश्यक जानकारी ना रह जाए और साथ ही वह क्रमानुसार लगे। अब जैसे यहाँ पर हुआ, पहला दृश्य वंशीधर जी के घर का था कि वो नौकरी के लिए निकल रहे थे, तो पिताजी समझा रहे थे कि भाई किस तरीके से सैलरी तुम्हें ज़्यादा मिले उस पर ध्यान मत देना, ये देखना कि पोस्ट कैसी है जहाँ पर तुम्हें ऊपरी कमाई हो सके।
तो यहाँ पर दृश्य कंटिन्यू क्या था कि वो नौकरी ढूंढने के लिए निकल रहे थे। तो जब हम दूसरा दृश्य शुरू करेंगे तो हम ये दिखाएंगे कि उनकी नौकरी लग गई है नमक के दरोगा के विभाग में। फिर उसे पीपे के पुल पे हम बताएंगे। तो इस तरीके से एक दृश्य में दूसरा दृश्य कनेक्टेड रहेगा कि इस दृश्य के बाद ये चीज लगनी है। अब आ जाते हैं नाटक के दृश्यों के संवादों तथा अभिनेता की महत्ता। ठीक है, अब संवादों और अभिनेताओं का क्या महत्व होता है। अतः नाटक ही नहीं बल्कि नाटक का प्रत्येक दृश्य प्रारंभ, मध्य और अंत में बटा होता है। समझ में आया क्या चीज होती है। तो हम लोग कहानी पढ़ते हैं, कहानी में क्या होता है, प्रारंभ होता है, मध्य होता है और अंत होता है। ठीक है, अब उस कहानी को जब हम नाटक में तब्दील करते हैं तो उसे अलग अलग दृश्यों में बांट दिया। अब क्या होगा, अब हर दृश्य प्रारंभ, मध्य और अंत में बटा होगा। ये ध्यान रखना। पूरा संपूर्ण क्या कहते हैं कहानी नहीं, यहाँ पर हर दृश्य में ये चीज होगी, जो कथानक को तो आगे बढ़ाता ही है बल्कि पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से भी प्रतिष्ठित करता है, साथ ही अगले दृश्य की भूमिका भी बना देता है। तो इन विभाजन के लिए क्या होता है कि अभिनेता को क्या संवाद बोलने हैं और उन्हें किस तरीके से एक्ट करना है, ये सारी चीजें उन्हें समझ में आ जाती है और दूसरे दृश्य की कनेक्टिविटी बनी रहती है। नाटक में संवाद छोटे, प्रभावशाली और स्थानीय बोलचाल की भाषा के होने चाहिए। यानी कि जिस भी जगह पर आप इस स्टेज को प्ले कर रहे हैं वहाँ की स्थानीय बोल भाषा का ही इस्तेमाल करें। बहुत छोटे छोटे संवाद हों और मगर उन छोटे संवाद में प्रभाव ज़्यादा होना चाहिए। पात्र अपनी भाव भंगिमाओं के तौर तरीकों से संवाद व नाटक दोनों को प्रभावी बनाता है। देखिए कहानी में क्या होता है, सिर्फ संवाद लिखे होते हैं, लेकिन उन संवादों को जब नाटक में एक अभिनेता बोलता है तो उसके सारे एक्सप्रेशन भी काम करते हैं। तो इसीलिए संवादों में को बोलते समय अभिनेता के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो बोले गए संवादों को पूरी भावनाओं के साथ व्यक्त करे। मंच की साज सज्जा, ध्वनि व प्रकाश भी पात्र चरित्र चित्रण करने में सहायक है। मुख्यतः यह कार्य निर्देशक का होता है। अब देखिए अभिनेता जो है वो संवाद तो पूरे भावनाओं के साथ बोल लेगा, लेकिन क्या होता है कि जब हम मंच पर काम कर रहे हों तो उनमें जैसे हम दुखी हैं तो डार्क लाइट हो जाती है, गुस्सा होता है तो लाइट रेड हो जाती है और खुश होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही जो है ब्राइट लाइट हो जाती है। तो इस तरीके से ध्वनि हो, साज सज्जा हो, इन सारी चीज़ों का जो स्टेज पे है बहुत महत्व हो जाता है और ये अभिनेता की एक्टिंग और उसके डायलॉग्स में चार चांद लगा देता है। तो इसीलिए नाटक में दृश्यों के संवादों और अभिनेताओं का बहुत महत्व है, क्योंकि यही पूर्ण रूप से कहानी नाटक की जितनी भी कहानी होती है, प्लॉटिंग होती है, उसे सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो आपने देख लिया कैसे करेंगे हम कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कहानियों को। चलिए अब हम आ जाते हैं कुछ प्रसिद्ध नाट्य रूपांतरण। बहुत प्रसिद्ध कुछ प्रसिद्ध कहानियां जिनका सफलतापूर्वक नाट्य रूपांतरण हुआ है। सबसे पहले चीफ की दावत, जिसे भीष्म साहनी जी ने किया है। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत जी ने। कफन प्रेमचंद, मोटेराम शास्त्री प्रेमचंद जी के द्वारा। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा के द्वारा। और अंत में प्रार्थना उदय प्रकाश जी के द्वारा। धूप का टुकड़ा 1.5 इंच ऊपर वीक एंड, ये निर्मल वर्मा 3 एकांत नाम से प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, तो ये 3 नाटक हैं जो कहानियों से रूपांतरित किए गए हैं और एकांत नाम से प्रकाशित हैं। टोबा टेक सिंह मंटो, ठीक है। दुविधा विजयदान देथा। बड़े भाई साहब प्रेमचंद, ईदगाह प्रेमचंद, वारन हेस्टिंग का साण उदय प्रकाश, मोहन दास उदय प्रकाश। तो इस तरीके से आपने देखा ना कि ये कुछ प्रसिद्ध जो है कहानियां हैं जिनका नाट्य रूपांतरण किया गया है। तो काफ़ी तक हमने आपको बताया कि कहानियों का जब हम नाट्य रूपांतरण करते हैं तो एक कहानी से नाट्य रूपांतरण करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। कथानक को हम दृश्यों में विभाजित करते हैं और उन दृश्यों के हिसाब से मंच सज्जा की जाती है, क्योंकि ये घटनाक्रम के हिसाब से ही दृश्यों का विभाजन होता है।
ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पार्ट तो यहाँ समाप्त हुआ, लेकिन अभी बहुत कुछ हर अध्याय के साथ बाकी है। यानी कि अभी तो हम खाली चैप्टर एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं, जल्द ही आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो इस वीडियो के बाद हम देखेंगे कल, उनमें हम क्या देखेंगे, इसी अध्याय के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, यानी कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।